जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वे राजघाट पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने जापानी पीएम फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जापानी पीएम किशिदा की भारत यात्रा से आपसी सहयोग बढ़ा है। हमने उन्हें G20 की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में बारीकी से बताया है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जापानी पीएम किशिदा ने कहा, मैंने पीएम मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया और मौके पर ही मेरा निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारा आर्थिक सहयोग जो तेजी से बढ़ रहा है, न केवल भारत के आगे विकास का समर्थन करेगा, बल्कि जापान के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर भी पैदा करेगा। कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब के प्रमुख और अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है। सोमवार को पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि अब तक 114 तत्वों ने शांति और सद्भाव को भंग करने का प्रयास किया। उन्हें राउंड अप कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनमें से 78 को पहले दिन गिरफ्तार किया गया, 34 को दूसरे दिन और 2 अन्य को कल रात गिरफ्तार किया गया है। आईजीपी ने कहा कि 10 हथियार भी बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जो तथ्य और स्थिति प्रकाश में आई है, इससे हमें आईएसआई एंगल का शक है। उन्होंने कहा कि हमें गंभीर रूप से शक है कि विदेशी फंडिंग हो सकती है। बता दें कि इसी बीच सूबे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आगामी 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई हैं। कई जिलों में धारा 144 भी लागू है। दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब मनीष सिसोदिया 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में है और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर यह पेशी हुई। इस मामले में सीबीआई ने कहा कि जांच अभी भी जारी है और अहम मोड़ पर है। बता दें कि सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ब्रिटेन के लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग कार्यालय के बाहर रविवार को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किए गए झंडे के अपमान को लेकर भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटिश राजनयिक को तलब किया। विरोध दर्ज कराते वक्त विदेश मंत्रालय ने पूछा कि भारतीय उच्चायोग परिसर में खालिस्तानी तत्वों को प्रवेश करने की अनुमति किसने दी। मंत्रालय ने पूछा कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग परिसर के अंदर घुस गए, इसमें अनदेखी की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीनता भारत को अस्वीकार्य है। तो वहीं भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर और वहां के लोगों के खिलाफ आज के घृणित कृत्यों की निंदा करता हूं। बता दें कि बीते शनिवार से भारत में पंजाब के अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए चल रही कार्रवाई के विरोध में तिरंगे का अपमान किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके ब्रिटेन के भाषण को लेकर निशाना साधा और कहा कि आजादी के साथ जिम्मेदारी का भाव भी आता है। पुरी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति देश के बाहर जाता है तो उसे बोलने की आजादी है, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी का भी पालन करना चाहिए। हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, लेकिन राहुल गांधी यूके जाते हैं और कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र बुनियादी ढांचे पर हमले का सामना कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस को यह भी याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के शासन में नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। पुरी ने अपने बयान के पीछे राहुल गांधी के उद्देश्य पर सवाल उठाया और उनसे माफी मांगने को कहा। आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन कंसल्टेंसी CAPA के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमें देश में सिविल एविएशन के लिए इकोसिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 5 से 7 वर्षों में ही घरेलू एयरलाइंस के पास करीब 2000 विमानों का बेड़ा होगा। ऐसे में अब देश को एरोस्पेस उत्पादों के निर्माण के बारे में भी सोचना चाहिए। साथ ही सिंधिया ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक देश में 15 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हो जाएंगी, जिसके बाद देश में FTO की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। उड़ान कार्यक्रम के तहत देश में 74 एयरपोर्ट्स का निर्माण किया गया है और 26 और एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाना है, जिसके बाद देश में कुल एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 100 हो जाएगी।
वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई लिफाफा बंद रिपोर्ट पर पूर्व सैन्य कर्मियों का बकाया पेंशन भुगतान करने का नया फॉर्मूला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले पेंशनर्स को 30 जून 2023 तक पूरा भुगतान किया जाए। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने शेष पात्र पेंशनरों को 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 तक समान किस्तों में या उससे पहले बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। भारत में ब्रिटेन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी पर राजनीतिक हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई, जो देश के खिलाफ हानिकारक आख्यान चला रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश के विकास पथ को कम करने और कार्यात्मक लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने के लिए भारत विरोधी बयान फैलाए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने बुद्धिजीवियों को आह्वान किया है और कहा कि लोगों को इस तरह के भारत विरोधी आख्यानों से अवगत होना चाहिए। साथ ही कहा कि भारत पहले की तुलना में वृद्धि पर है और वृद्धि अजेय है। वैश्विक प्रासंगिकता और राष्ट्र की मान्यता पहले कभी नहीं हुई है। यह वृद्धि भीतर और बाहर से चुनौतियों के साथ है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्लोबल मिलेट सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तहत श्री अन्ना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत द्वारा आयोजित वैश्विक सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए मंत्रियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है ताकि भारतीय श्री अन्ना, इसके व्यंजनों और मूल्यवर्धित उत्पादों को विश्व स्तर पर एक जन आंदोलन के रूप में स्वीकार किया जा सके। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ भारत के कृषि संबंधों को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की। जम्मू कश्मीर अब लगातार अपने विकास की इबारत खुद लिख रहा है। जम्मू कश्मीर में पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ चुका है। यूएई ने पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में निवेश की घोषणा की थी, जिसे अब वहां के इमार ग्रुप ने अमली जामा पहना दिया है, जिसके तहत श्रीनगर में पहला शॉपिंग मॉल बनाए जाने की शुरुआत हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस शॉपिंग मॉल की आधारशिला रखी और उसका शिलान्यास किया। इस शॉपिंग मॉल को बनाने में 250 करोड़ की लागत आ रही है, जिसमें 500 से अधिक दुकानें और शोरूम खुलेंगे। इस मॉल प्रोजेक्ट को 10 लाख वर्ग स्क्वायर फीट एरिया में वर्ष 2026 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 13,500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में नई जेलों के निर्माण का निर्णय लिया है। प्रदेश के 11 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर अभी कोई जेल नहीं है। इसके अलावा एक केंद्रीय कारागार और 9 जिलों में दूसरी जेल के निर्माण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं कुछ जेलों में बैरकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि राज्य में 19 जिला कारागार को एक केंद्रीय कारागार का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार के निर्देश पर शासन ने कारागार विभाग को हरी झंडी देते हुए भारी भरकम बजट जारी कर दिया है। इन जेलों को हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनवाया जाएगा। इसके साथ ही नई जेलों के निर्माण का लक्ष्य 2 से 5 साल निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी श्याम नगर में पिछले दिनों धर्मांतरण मामले में हुई 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हैरान करने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार शहर में कोरिया का रहने वाला आरोपी धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। आरोपी ने पिछले 2.5 वर्षों में सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण कराया है। उसके निशाने पर ज्यादातर वो लोग रहते थे जो घनी आबादी, मलिन बस्तियों में रहते थे और बेहद गरीब थे। इन लोगों को बकायदा क्लास देकर ब्रेन वॉश किया जाता था और धर्मांतरण कराया जाता था। बता दें कि बीते 4 मार्च को पुलिस ने कानपुर में बड़े पैमाने पर किए जा रहे धर्मांतरण के सिंडिकेट का खुलासा किया था और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, जिसमें धर्मांतरण करने वाले गवाह समेत कई तरह के दस्तावेज शामिल हैं। हरियाणा के पानीपत के धागे ने पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है। रंगीन धागा बनाने में पानीपत अब इटली को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर 1 बन गया है। यहाँ 135 उद्योगों में प्रतिदिन 35 लाख किलोग्राम धागे का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि इटली 20 लाख किलोग्राम उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तर भारत रॉयटर्स स्पिनर्स एसोसिएशन के अनुसार उद्यमी पानी का इस्तेमाल किए बिना जर्मनी में बनी अत्याधुनिक मशीनों से उत्पादन कर रहे हैं।
इससे हर रोज करोड़ों लीटर पानी बच रहा है। एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सचदेवा ने बताया कि हर रोज 35 लाख किलोग्राम धागे का उत्पादन हो रहा है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खत्म हुई टेस्ट सीरीज के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 भी खत्म हो गई है। आईसीसी द्वारा आज फाइनल पॉइंट टेबल जारी की गई। अब इस चैंपियनशिप का सिर्फ फाइनल मुकाबला होना है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून को लंदन के द ओवल मैदान में होगा। टेबल में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, जबकि भारत नंबर 2 पर है। फाइनल पॉइंट टेबल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के नाम 11 जीत, 3 हार और 5 ड्रॉ मैच है। ऑस्ट्रेलिया का जीत 66.67% है, जबकि भारत 10 जीत, 5 हार और 3 ड्रॉ के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत का जीत प्रतिशत 58.6% रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ISSF निशानेबाजी विश्व कप शुरू हो गया है, जिसमें 33 देशों के 325 से ज्यादा अधिक निशानेबाज भाग लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें शामिल होने वाले खिलाड़ियों का राजधानी में आने का सिलसिला बीते 2 दिनों से जारी है। इस प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान 21 मार्च को करेंगे। ये ISSF निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन बिशन खेड़ी परिसर में होगा, जो पूरे 1 सप्ताह यानी 27 मार्च तक चलेगा। OTT पर इन दिनों काफी अश्लील कंटेंट की बाढ़ आई हुई है। इसे देखते हुए अब केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ साफ कहा कि OTT पर क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज और अश्लीलता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुराग ठाकुर ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर गाली गलौज और अश्लील कंटेंट बढ़ने की शिकायतों को लेकर सरकार गंभीर है। अगर इस बारे में नियमों में कोई बदलाव करने की जरूरत है तो मंत्रालय उस पर विचार करने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स को क्रिएटिविटी की आजादी दी गई थी, अश्लीलता की नहीं।